हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एनसीईआरटी जो पुस्तक आपकी लगाई गई है उसमें से किस किस जगह से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहले की जो किताबें आपके बोर्ड में लगी हुई होती थी उन किताबों में पूरा एक्सप्लेनेशन रहता था, पूरा व्याख्या रहती थी एक एक चीज़ की। तो यहाँ एनसीईआरटी में क्या होता है कि थोड़ा छुपी हुई किताब है। इसके अंदर हर एक लाइन के अंदर बहुत सारा मतलब छुपा हुआ होता है और इसी किताब से आपका जो नीट की प्रवेश परीक्षा है, जो नीट मेडिकल की जो आपकी प्रवेश परीक्षा है, उसमें एक एक अक्षर एक एक क्वेश्चन, लगभग अगर 90 क्वेश्चन वहाँ आते हैं तो 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ अंदर से छुपे हुए होते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपके लिए यहाँ एक एक क्वेश्चन की अच्छे से व्याख्या करने वाला हूँ। एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ समझाने का पार्ट होगा उसको आपको प्रॉपर समझाया भी जाएगा। और यदि आपको ये नोट्स बाद में चाहिए होते होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराने का तरीका बता दूँगा। ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी, लगातार रहेगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ सेल वाले चैप्टर से शुरू करेंगे, कोशिका वाले चैप्टर से शुरू करेंगे। बाद में कोशिका यूनिट को, जो कोशिका इकाई है, उसको समाप्त करने के बाद हम शुरुआती जो चैप्टर हैं उन पर जाएंगे। बात समझ में आई? तो चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। यहाँ लिखा हुआ है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थित एवं अनुपस्थित है। यानी जो जीवन की आधारभूत इकाई है, यानी जो आपकी लाइफ का, आपके जीवन का, आपके शरीर का जो एक यूनिट है जिससे आपका शरीर बना हुआ होता है, जिस प्रकार जो आपके जो आपके यदि आपने थर्माकोल की एक शीट देखी हो तो थर्माकोल की शीट के अंदर छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, लेकिन वहाँ वो जो इकाइयाँ होती हैं वो कार्य नहीं कर रही होती हैं, कुछ करती नहीं हैं, बस वो निर्जीव होती हैं। परंतु यहाँ तुम्हारे अंदर जो इकाई है जिससे तुम बने हुए हो, जिसको हम कोशिका कहते हैं, वह कोशिका काम भी करती है और आपकी संरचनात्मक इकाई भी होती है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिनको एक कोशिक जीव कहते हैं। तो कुछ जो हैं कोई एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, जो कि आपका प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। एक कोशिकीय और वो भी सुकेंद्रीय, यानी कि जिसके अंदर केंद्रक मिलता हो, ठीक है, इसके अंदर केंद्रक मिलता हो और केंद्रक की अपनी खुद की झिल्ली हो, खुद की उसकी कला हो, उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो उसकी खुद की हो। तो यूकैरियोटिक सेल इनको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ लिखा है यूकैरियोटिक सेल। तो ये लिखा है कि कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। तो ऐसे एक कोशिका में आपके जीवाणु आते हैं, है ना, और आपके जो हैं प्रोटिस्टा आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर में आपको प्रोटोजोआ, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स और बहुत तरह के जीव मिलेंगे। फिर लिखा है कि कुछ जो होते हैं कि हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि बहुकोशिक जीव। तो कुछ जो होते हैं हमारे जैसे वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं शरीर का निर्माण करती हैं, ठीक है। हम तो थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, कोशिकाओं ने मिलकर के ऊतक बनाए होते हैं और ऊतकों से हमारे अंग बने होते हैं और फिर हर एक अंग का अपना अपना विशेष कार्य होता है। तो हम तो थोड़ा ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन क्या है, शुरुआती जो जीव रहते हैं, जैसे कि आप अगर पोरीफेरा की बात करोगे, जो स्पंज होते हैं, वो क्या है, उनमें केवल कोशिकाएं मिलते हैं, वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वहाँ आपको ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। फिर इसके आगे हमारा शुरू होता है कि कोशिका क्या है। लिखा है, कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना होता है
कि जीवन की जो जीव के लिए होती है वो उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई जो कोशिका होती है वह काम भी करती है। काम करना मतलब आपके लिए ऊर्जा का उत्पादन करती है। आपके लिए जो ऊर्जा बनाती है वो आपकी कोशिका ही होती है, और उसी को वो कोशिका ही आपकी संरचना भी बनाती है और आपके लिए बहुत सारे कार्य को करती है। तो सारी कोशिकाएं मिलकर के फिर आपके ऊतकों और अंगों का निर्माण करती होती हैं। वो सबका अलग अलग अपना कार्य निहित होता है। अगला सवाल यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? तो उसका उत्तर आप यहाँ से बताएंगे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा बनाए गए, स्वयं के द्वारा बनाए गए हुए सूक्ष्मदर्शी से पहली बार जीवित कोशिका को देखा। तो इन्होंने यहाँ जीवित नहीं लिखा है, तो ये थोड़ा सवाल मैं लिख देता हूँ कि इन्होंने सबसे पहली बार जीवित कोशिका को देखा। बात समझ आई? जिंदा कोशिका को देखा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एक तालाब के पानी को लेकर के उसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखा था, जहां इन्होंने कुछ जीवित कोशिकाओं को चलते फिरते देखा। वो जीवित कोशिकाओं को इन्होंने एक नाम दिया जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल। तो ये हिंदी इंग्लिश में एक ही होता है, तो आप ध्यान रखना कि एनिमलक्यूल क्या होते हैं। एनिमलक्यूल जो हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम अपनी द्वारा बनाई गई कोशिका के अंदर में देखा था। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। तो एक दूसरे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने बाद में एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है ऑर्किड का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई कहाँ पर इन्होंने देखा, किसको? केंद्रक को। तो आपको बताना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज ऑर्किड में की थी। किसमें की थी? ऑर्किड में। बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने केंद्रक के बारे में अपने अपने मत रखे, वो हम केंद्रक वाले पैराग्राफ में जाकर बताएंगे। लिखा है सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेज कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। तो बाद में कुछ इस तरह के माइक्रोस्कोप आए, जो कि सूक्ष्मदर्शी आए, जो कि बहुत अच्छे से, जिनकी पावर थी, जो कि बहुत अच्छे से दो छोटे बिंदुओं के बीच में ज़्यादा दूरी दिखा सकते थे, जिनकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा थी। तो उन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी जितने भी उसके अंगक होते हैं, जो भी उसके ऑर्गेनली होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या अन्य जो भी उसके ऑर्गेनली हैं, उसके अंग हैं, उनको बहुत आराम से देखा जा सका कि उनकी संरचना किस चीज़ की बनी हुई होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस आपसे इसके बीच में से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 1838 में जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक मैथ्यूस सेल्डेन, सवाल यहाँ से आएगा कि जो मैथियस स्लाइडेन थे, जो ये वैज्ञानिक थे, कौन? मैथियस स्लाइडेन जो वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक जो हैं जंतु वैज्ञानिक थे या फिर वनस्पति वैज्ञानिक थे? तो भैया ध्यान रखना है, ये जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक नहीं थे। इन्होंने बहुत सारे पौधों के अध्ययन पर, तो यहाँ से सवाल आएगा इन्होंने किस पर अध्ययन किया? पौधों पर अध्ययन किया। पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई जो सभी जीव, जो पौधे होते हैं, वो बहुत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर लिखा है जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं, बाद में वे कोशिकाएं पौधों में ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, ऊतक जो कि एक कोशिकाओं का समूह होता है, उसे ऊतक कहते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्राणी वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन में अपना जो रोल था उनका, उन्होंने निभाया, उनका नाम था थियोडोर स्वान। तो भाई ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यहाँ से कि थियोडोर स्वान जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे, यानी प्राणी वैज्ञानिक थे।
ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली बार ये देखा कि जीव द्रव्य झिल्ली यानी जो आपकी कोशिका को घेर कर रखती है, इसकी संरचना हम आगे पढ़ेंगे। तो कोशिकाओं को घेरे हुए जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली, जो कि आपकी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीनों की बनी हुई होती है, यानी आपकी वसाओं की और प्रोटीनों की बनी हुई झिल्ली होती है। तो उसको इन्होंने देखा। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। तो इन्होंने ये भी देखा कि भाई जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति मिलती है, यानी जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं क्योंकि वो थोड़ी कठोर होती हैं, जिनमें कि आपको जीव द्रव्य कला के बाहर की ओर एक और जो है कठोर भित्ति मिलने वाली है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिकाओं में इस प्रकार की कोई भी कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। तो यहाँ श्वान ने कहा कि भाई जो प्राणी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। तो यही एक प्रकार से कोशिका सिद्धांत की मेन लाइन है। इसमें लिखा है कि प्राणी और वनस्पति का शरीर या तो कोशिकाओं का या उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का बना होता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एक लाइन में। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई आपसे पूछेंगे कि भाई श्वान ने क्या कहा था। तो श्वान ने कहा था कि भाई जो जीवित शरीर है वो प्राणियों का और वनस्पतियों का वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या फिर उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। लिखा है स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो अगर आपसे पूछा गया कि भाई किसने प्रतिपादित किया तो आप बताएंगे स्लाइडन स्वान ने किया। और यदि आपसे पूछा गया किसने इसको आगे बढ़ाया, अगर इस तरह का सवाल आया किसने इसको आगे बढ़ाया, तो भैया आप बताओगे इसको रुडोल्फ विर्चो ने आगे बढ़ाया। तो एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपना कुछ इसमें जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ लिखा यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये नई कोशिकाएं कैसे बनती है, ये वाली बात जो थी वो रुडोल्फ विर्चो ने इसमें डाल दी। सवाल ये आपको ये जो सन है 1855 ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप किसी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठ रहे हैं। ठीक, और मैं आपको जो एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जहाँ मार्क कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह के सवाल ही आपसे नीट की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ने स्पष्ट किया कि कोशिका भित्ति विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि जो पहले से बनी हुई कोशिकाएं होती हैं उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ आपके सामने लिखा होगा पेपर में आपके कि भाई ये जो शब्द लिखा है ओमनिस सेलुलाए सेलुली, ये जो लिखा है ना ओमनिस सेलुलाए सेलुली, तो आपको ये एक दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए ओमनिस सेलुलाए सेलुली का क्या मतलब होता है। तो तब आप इसका उत्तर लिखेंगे कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही होता है। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। पहले से जो बनी हुई कोशिकाएं हैं वही क्या करती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। फिर लिखा है इन्होंने स्लाइडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आपसे ये दो लाइनें भी पूछी जाती हैं कि नई कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, उसमें क्या कहा। तब आप बताएंगे कि भाई पहला पॉइंट आप बताएंगे कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादों के बने होते हैं। सारे जीव जो होते हैं वो कोशिका या कोशिका के उत्पादों के बने होते हैं। दूसरी बात आपसे पूछेंगे कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। यानी कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से जो कोशिका होती है उसी से बनती हैं। जैसे मान लो हम कहें कि भाई एक कोशिका ये है तो इस कोशिका का केंद्रक है और फिर इसमें विभाजन होना शुरू हुआ। विभाजन से पहले इसके एक केंद्रक ने दो केंद्रक बना लिए, ये हम आगे के चैप्टर में जानेंगे। और फिर इस कोशिका से दो कोशिका बन जाती हैं, एक ये और दूसरी ये। तो पहले वाली कोशिका ने विभाजन करने के पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण किया है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आपका कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें हैं जो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का समग्र अवलोकन। तो हम देखेंगे कोशिका में, अब यहाँ ये क्या करेंगे, एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। शुरुआत में आपको जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ कोई भित्ति नहीं मिलती है, किसी प्रकार की कोई संरचना या फिर कोई
झिल्ली नहीं मिलती है तो उनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। और जिनमें केंद्रक मिलता है बहुत अच्छे से, जिसके केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली का निर्माण होता है, तो वो उनमें क्या होता है, उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। तो यहाँ आपको दो तरह के जीवों के बारे में बताया जाएगा, एक प्रोकैरियोट होते हैं, दूसरे की यूकैरियोट होते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। तो ये 10वीं कक्षा में आपको कराया गया होगा। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो कि एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जो प्याज की कोशिका है वो एक प्रारूपी पादप कोशिका है। प्रारूपी पादप कोशिका होने का मतलब ये है कि वो सिंपल सेल है, सिंपल सेल ना, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति, इसके बाहर एकदम आपको एक स्पष्ट कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि वो पादप कोशिका है। वह इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है, उसके बिल्कुल नीचे क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कि अगर आप पादप की कोशिका को देख रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह की कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरह की कोशिकाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। और इसमें क्या होता है, जो आपको ये दिख रही हैं इस समय, तो ये सारी की सारी मैं जो बना रहा हूँ ये क्या है, कोशिका भित्तियाँ हैं। जबकि अगर आप इसके अंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ आपको इनमें एक झिल्ली, जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य झिल्ली या फिर जीव द्रव्य कला, वो भी देखने को मिल जाती है। बात समझ में आई। आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि अगर आपकी जो कोशिका होती है, अगर आपकी कोशिका के अंदर, अगर मान लो हम बड़ी सी बनाए थोड़ा, तो अगर आपकी ये जो सेल है या कोशिका है भाई, इसके अंदर अगर आपको यहाँ एक केंद्रक मिलता है जिसकी चारों तरफ अपनी खुद की कला है, खुद की मेम्ब्रेन है, और इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से और कला युक्त संरचनाएं लगी होती हैं जिनको हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर आपको डीएनए, क्रोमोसोम, गुणसूत्र मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी कोशिका के अंदर कुछ इस तरह की संरचना है जो कि किसी कला से चारों तरफ से घिरी हुई होती है, तो अगर और कोशिका को कलर करने पर, रंग देने पर ये एक अलग विशेष प्रकार का रंग लेती हो, तो इसको हम कहते हैं केंद्रक। जबकि आप एक तरह की दूसरी कोशिकाएं जो आपकी होती हैं जिनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं, जिनमें जीवाणु आते हैं, तो उन कोशिकाओं में आपका इस तरह का केंद्रक देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ लिखा है प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है। तो यार ये इंपॉर्टेंट बात है, झिल्ली युक्त यानी केंद्रक जो होता है उसकी चारों तरफ अपनी खुद की झिल्ली होती है। इस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, यानी उसके अंदर हमने क्या बताया कि केंद्रक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, गुणसूत्र यानी जिनके अंदर आपका डीएनए छुपा होता है। बात समझ आई। तो इसके अंदर आपको गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। इस केंद्रक में आपको गुणसूत्र देखने को मिलते हैं जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो आपको पता ही है कि आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीनों के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन का मतलब हुआ कि पूरा अगर एक शब्द में बोलेंगे तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है कि न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन, तो दो चीज़ों से मिलकर ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो लिखा जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, जिसमें भाई झिल्ली युक्त केंद्रक आपको मिलता है, वो आपकी कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोट। एक बार हम यूकैरियोट शब्द को भी देख लेते हैं। यू का मतलब देखो, अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो यू ऐसे लिखा जाता है, तो और कैरियोन ऐसे लिखा जाएगा। तो दो ये शब्द होते हैं, एक तो यू और एक कैरियोन। यू का मतलब होता है सत्य या ट्रू, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। तो जिन कोशिकाओं में एक सत्य केंद्रक मिलता है, सत्य केंद्रक का मतलब जिस केंद्रक की अपनी खुद की चारों तरफ की झिल्ली हो, ऐसा केंद्रक मिलता हो, तो इन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कहते हैं। यदि जिनमें केंद्रक नहीं मिलता तो उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट वो कैरियोन कहते हैं। तो प्रो मतलब होता है प्रारूपी या फिर प्राथमिक, है ना, प्रारूपी या फिर प्राथमिक। इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव, प्राथमिक केंद्रक। तो प्राथमिक केंद्रक ऐसा होता था कि जिसमें चारों तरफ कोई किसी प्रकार की झिल्ली नहीं मिलती थी। ठीक है, उसको कहते थे हम प्राथमिक केंद्रक। फिर लिखा है कि दोनों जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है, जिनमें नहीं मिलता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट। फिर लिखा है दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक
अर्ध तरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी इसके चारों तरफ जो भरा होता है पूरी कोशिका में वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य। यानी इसके अंदर कुछ द्रव्य भरा होगा, दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और लिखा है कि दोनों पादप जंतु कोशिका में कोशिकाएं कोशिका क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य का एक प्रमुख स्थान होता है। यानी जो एक कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं चलती रहती हैं जो कि जिसकी वजह से कोशिका जो है वो जीवित होती है। एंड कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती हैं। तो जीव अवस्था संबंधी जितनी भी अभिक्रियाएं चलती होती हैं वो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर ही चल रही होती हैं। फिर लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न रचनाएं मिलती है जिनको कोशिकांग कहलाती हैं। तो यार ये जो हमारी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है जिसमें हमारा केंद्रक मिलता है, तो उस कोशिका में आपको अन्य बहुत सारी जो कोशिका के अंग हैं वो मिलने वाले हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, है ना, हरित लवक मिल जाएगा, गोल्जी काय मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी, राइबोसोम मिलेंगे और इस तरह के ऑर्गेनेली मिलने वाले। तो उनमें से कुछ की क्या होती है, स्वयं की खुद की कला होती है, उनके चारों तरफ खुद भी झिल्ली मिलती है अपनी। बात समझ आई? तो उनकी खुद की भी अपनी झिल्ली होती है, तो वो क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। जिनमें से कुछ जो होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं, जैसे कि राइबोसोम है, उनकी अपनी कोई झिल्ली नहीं होती है। लिखा है जैसे अंतर प्रदेवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी खुद की कला होती है। सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म काय यानी माइक्रोबॉडीज, गोल्जी काय यानी के गोल्जी बॉडी, लयन काय यानी के लाइजोसोम, व राजधानी यानी के वैक्यूल जो उसके अंदर बड़ी सी वैक्यूल होती है। पौधों की कोशिकाओं में मिलती है वैक्यूल ज़्यादा बड़ी, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें कम मिलती है। प्रोकैरियोट कोशिका में झिल्ली कोशिकाओं का अभाव होता है। तो देखिए ये शब्द गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त, ये गलत है, इसके जगह पर होना चाहिए था झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो ये थोड़ा गलत हो गया, झिल्ली युक्त कोशिका अंग। तो झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जो इसमें आपके जीवाणु आते हैं, सीधा सीधा ध्यान रखना कि जीवाणुओं के अंदर ऐसा कोई भी कोशिका का अंग नहीं होता है जिसकी अपनी खुद की कोई कला हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ आपको चित्र दिए गए हैं आपकी किताब में, तो इनसे आपसे केवल इतना बस पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो हैं वो अमीबा की आकृति की होती हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना यार। क्वेश्चन ये वाला सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। नीट में तो पूछते हैं, नीट के सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल में तो आपसे नहीं पूछेंगे, स्कूल के अध्यापक ऐसा सवाल नहीं पूछते, लेकिन मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो आपकी इनमें से कौन सी कोशिका ऐसी होती है जिसमें आपको अमीबा की आकृति के समान जो होती है वो मिलती है। फिर ये लाल रुधिर कोशिकाएं जो आपकी होती हैं गोल व द्वावतली होती हैं, यानी कि बाइकॉनकेव। तो जिस तरह की अगर मान लो कोई जो है इधर से भी दबी हुई, सेंटर से दबी हुई दिख रही है, उधर से भी दबी हुई होगी, तो ऐसी दिख रही होती है, जैसे ये दिख रहा है ना, दोनों तरफ से इधर से भी दबी हुई है, तो अवतल लेंस जैसा होता है आपका। तो दोनों तरफ से अवतल लेंस की तरह दिखाई दे रही है। कुछ कोशिकाएं आपकी स्तंभाकार होती हैं, स्तंभ के जैसी होती हैं, जिनमें कि जो केंद्रक होता है वो आधार पर होता है। तो ये भी कई बार सवाल आ जाता है कि इनमें से किस में केंद्रक आधार पर पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि इनमें मिलता है स्तंभाकार उपकला, यानी कि जो इपिथीलियम होती है, बाहर की जो कला होती है जंतु कोशिकाओं में, अगर वो स्तंभ के आकार की होती है, खंबे की जैसी होती है, तो उसमें केंद्रक जो होगा वो उसके आधार पर मिलता है। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही होगी, 10वीं कक्षा में भी आप पे थी। एक वाहिनिका दीर्घीकृत, ये आपका जो है जाइलम का पार्ट है, जाइलम का हिस्सा है, जो कि जिसमें से जो पानी है यानी जल है जो उसका संवहन होता है, जल का ऊपर या नीचे जाना होता है। और कुछ ये कोशिकाएं हैं मध्योतकी, जो कि आपकी पत्तियों के मध्य में भरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं मीजोफिल। तो इन कोशिकाओं की शेप जो होती है वो गोल होती है। ठीक है, तो और इससे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं बनने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि एक कोशिकांग का नाम बताइए जिसकी अपनी कोई खुद की झिल्ली नहीं होती है। तो भाई वो कौन है? झिल्ली रहित कोशिका अंग अगर आपसे पूछा तो उसका उत्तर होगा राइबोसोम।
ध्यान रखना क्या होगा, राइबोसोम होगा। तो राइबोसोम आपका झिल्ली रहित अंग है जिसकी कोई कला नहीं होती है। तो सवाल ये भी आता है कि राइबोसोम आपका किसका बना होता है, तो आप बताएंगे भाई राइबोसोम जो है वो हमारा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में कुछ नहीं कहेंगे, हिंदी में कहेंगे राइबोन्यूक्लिक अम्ल या और प्लस प्रोटीनों का बना हुआ होता है। इसके चारों तरफ कोई किसी प्रकार की झिल्ली देखने को नहीं मिलती है। तो आरएनए प्रोटीनों का बना होता है आपका राइबोसोम। फिर लिखा है कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं। तो ये एक और खास बात है, आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें खुद के तो राइबोसोम होते ही हैं, उनमें खुद में तो राइबोसोम होंगे ही, परंतु उनके अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के खुद के अपने राइबोसोम होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, आपकी जो कोशिका होती है उसके अंदर खुद के राइबोसोम होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले हरित लवक हैं और माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका जो हैं उनमें खुद के अपने राइबोसोम मिलते हैं। और जो आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है, यानी कि देखो आपकी कोशिका में जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ क्या मिलेगा, ऐसा हरित लवक मिलने वाला है। इसकी संरचना हम बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के राइबोसोम होते हैं। किस प्रकार के होते हैं हम बाद में बताएंगे। इसके अंदर अपने खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइक दिस, इस तरह के। बात समझ आई। और आपकी जो केंद्रक के चारों तरफ लगी हुई अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है तो इसके ऊपर भी क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं। और आपकी जो कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य में भी पड़े रहते हैं राइबोसोम। तो यहाँ जो यूकैरियोटिक सेल हुई, यूकैरियोटिक कोशिका जो हुई, उसमें आपको मिलने वाले हैं कुछ इस तरह के राइबोसोम। एक तो मुक्त अवस्था में जो आपके कोशिका द्रव्य में पड़े होंगे वो वाले, एक आपके जो है वो खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका से जुड़े हुए होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो वाले। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होते हैं वो अलग होते हैं और हरित लवक के अंदर जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो ये इस तरह से 4 प्रकार से आपको कोशिका द्रव्य मिलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। जबकि आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जीवाणुओं की जो कोशिका होती है, उसके अंदर आपको एक ही प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। बात समझ आई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि हरित लवक, सूत्रकणिका, खुरदरी अंदर जालिका में इनमें आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, लिखा है जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक जैसे अन्य अंगक भी मिलते हैं। तो यार ये जो है ना झिल्ली रहित, यही शब्द है, बस यही आपके मेडिकल के प्रवेश परीक्षा में आने वाला है भाई, कि झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक जैसे। तो ये तारक काय जो होता है भाई इसको कहते हैं सेंट्रोसोम, जो कि आपका कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, सेंट्रियोल। ठीक है, तो इसके बारे में आप कोशिका विभाजन के समय पर जानोगे कि किस प्रकार से ये कैसे आपकी सहायता करता है कोशिका के विभाजन में। तो ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा है कोशिका माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। तो ये साइज उन्होंने 0.3 माइक्रोमीटर तक का दिया गया है, जबकि इससे छोटा भी होता है, 0.1 भी होता है। ठीक है, लंबाई की, जबकि जीवाणु जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो भाई 3 से 5 से ज़्यादा भी होते हैं, परंतु इन्होंने दिया है तो आप इनका थोड़ा याद रखना कि क्या साइज बताया इन्होंने। ज़्यादा ये तो बहुत ज़्यादा भी होते हैं, 600-700 भी होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणुओं का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एपुलोपिशियम फिशल्सोनी है ना, बैसिलस मेगाथीरियम। तो ये कुछ इस तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु हैं जो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं। फिर लिखा है पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका। तो ये आपको पता ही है कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो एक कोशिका होती है, जबकि ये बहुत बड़ा होता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का व्यास लगभग इतना होता है। ये ध्यान रखना है इन्होंने, बस ये आपसे पूछा जाएगा कि लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास कितना होता है। ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये सबसे बड़ी कोशिका नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपके जो शरीर में पाई जाने वाली बड़ी कोशिका है। आपके शरीर में पाई जाने वाली बड़ी कोशिका जो होती है वो आपके जो है एग होता है। ठीक है, अंडा होता है जो मानव में जो एग होता है वो बड़ी कोशिका होती है, लार्ज कोशिका होती है सबसे। जबकि तंत्रिका कोशिका जो मनुष्य के शरीर में मिलती है वो जो है भाई लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी, बड़ी नहीं होती, लंबी कोशिका होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आपसे ये पूछा गया कि सबसे लंबी कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई वो बताओ बड़ी होती तो आप बताना अंडा, एग।
तो ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह असमाकृति की हो सकती है, अलग अलग शेप होती है सबकी। एंड कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। तो सभी कोशिकाओं का जो रूप है वो उनके कार्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनके अंतर्गत हम जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया के जैसे जीवों का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक कोशिका का चित्र आपको बनाकर दिया है जो कि एक यूकैरियोटिक कोशिका है। बराबर में यहाँ इन्होंने कुछ साइज बताए हैं। तो प्रारूपिक जीवाणु का साइज लगभग 102 तक μm तक होता है, जबकि जो PPLO होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, ये इसका साइज लगभग 0.1 μm तक, माइक्रोमीटर तक होता है। और विषाणुओं का साइज देखो कितना छोटा होता है, 0.02 to 0.2 μm तक। ठीक है, तो यहाँ एक बार देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया के जैसे जीव PPLO मिलते हैं। तो आपसे ये पूछेंगे कि इनको 4 जीवों के नाम बताइए जो कि प्रोकैरियोटिक हों। तो आप बता देना कि भाई 4 जीव जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो ये हैं। ठीक है, सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत ही छोटे होते हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। माप का आकार भी काफ़ी भिन्न होता है। तो जीवाणु आपको जो है 4 मूल प्रकार के मिलते हैं, जिनमें कि दंडाकार या बेसिलस। तो अगर आपके जीवाणु जो हैं वो इस तरह के हैं, रोड के जैसे हैं, तो उनको बोलते हैं दंडाकार या बेसिलस बोलते हैं। और अगर आपके जीवाणु कुछ इस तरह के हैं तो आप उनको बोलते हैं गोलाकार या कोकस बोलते हैं। और कुछ आपके जीवाणु जो हैं वो कोमा के आकार के होते हैं, जिस प्रकार का कोमा होता है, इनको बोलते हैं विब्रियो। और जो कुछ स्पाइरल जैसे आपके जीवाणु होते हैं तो उनको बोलते हैं सर्पिलाकार। तो यहाँ आपको 4 प्रकार के जीवाणु मिल सकते, 4 प्रकार की जीवाणुओं की संरचना होती है, जिनमें से एक है आपका बेसिलस, दूसरा आपका गोलाकार, तीसरी कोशाकार, विब्रियो कहते हैं इसको, और चौथा है आपका स्पाइरल शेप यानी सर्पिलाकार। फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक जैसा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। जबकि आप देखेंगे कि भाई आपके जो जीवाणु, आपकी जो पौधों की जो कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति जीवाणुओं की बनी हुई होती है वो एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का म्यूरिन। ठीक है ना, तो ये कई बार आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। फिर लिखा है कि जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, कोशिका के झिल्ली उसके अंदर की तरफ झिल्ली होती है। तो यहाँ हम जो है एक हमने यहाँ चित्र दिखाया, आपको डायग्राम दिखाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई बाहर की तरफ आपको दिख रहा होगा, सबसे बाहर की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, उसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये कैप्सूल मिलता है, ऐसे बैक्टीरिया को कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया भी कहते हैं। और इनके कैप्सूल के अंदर आप देख सकते हैं क्या है, कोशिका भित्ति है, जो कि मैंने आपको बताया कोशिका भित्ति किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन न, और या फिर इसको म्यूरिन कहते हैं, इसकी बनी होती है। इसके अंदर आपको मिलेगी जीव द्रव्य कला, यानी जो इसकी झिल्ली है, जैसे लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली, तो ये आपको इसके अंदर तक मिल जाएगी। अंदर इसके आपको राइबोसोम मिलेंगे। तो ये राइबोसोम थोड़ा सा जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है उससे थोड़ा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि ये 70S यानी 70S राइबोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। आपकी यूकैरियोटिक कोशिका के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं, 80S राइबोसोम्स होते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है अनुवांशिक पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ इनका क्या होता है, DNA होता है, जो कि आपका सर्कुलर होता है। ये आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये एक घेरे में होता है, रिंग नुमा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो DNA होता है वो रिंग के जैसा होता है, मतलब सर्कल पे होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर 2 जगह इन्होंने अनुवांशिक पदार्थ दिखाया है। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ जीवाणुओं के अंदर मेन जो उनका DNA होता है, उस मेन DNA से अलग भी कुछ DNA देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है,
तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा डीएनए, जो कि जीवाणु से उसका ज़्यादातर कोई संबंध नहीं होता। यदि आप इस प्लाज्मिड के डीएनए को जीवाणु की कोशिका से अलग भी कर दोगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जीवाणु के इस डीएनए के अंदर पाए जाने वाला जो जीन होते हैं वह मुख्य जो जीन होती हैं उनसे अलग होती हैं। ठीक है, फिर लिखा है मीजोजोम्स। तो मीजोजोम हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। मीजोजोम क्या होता है? जो आपकी जो इसकी जो झिल्ली होती है, देखो आपको पता है ना कि भाई आपके जीवाणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं मिलता है, आपके जीवाणुओं के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट तो नहीं मिलता है। तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ थैलेकोइड कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, और आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा होगा कि भाई अंदर की जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली जीव द्रव्य कला होती है, जो झिल्ली होती है, वो अंदर की तरफ मुड़ करके कुछ उभार जैसी संरचनाएं बनाती है जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो वो यहाँ तो नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जीवाणु की जो जीव द्रव्य कला या झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, वह अंदर की तरफ मुड़ करके कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेती है, इस तरह की संरचना बना लेती है, जिसका काम होता है, इसके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं मीजोजोम। इसकी स्ट्रक्चर या संरचना भी हम आगे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से जो ऐसे जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक में जिनमें कि आपको कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती है। तो माइकोप्लाज्मा जो कि हमारा पीपीएलओ है, उसी को हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ, वही हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। ये ऐसी कोशिका होती हैं जो कि भाई आपकी कोशिका भित्ति को नहीं रखती हैं, इनके ऊपर कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर लिखा है कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है, इनके अंदर कोशिका द्रव्य में भरा रहेगा तरल मैट्रिक्स। इसमें कोई स्पष्ट विभेदिक केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपको पता है कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनमें कोई किसी तरह का केंद्रक नहीं पाया जाता है। लिखा है आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते। तो ये भी हमने बताया कि जो यहाँ आनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, वो उसके चारों तरफ कोई किसी तरह की कोई झिल्ली नहीं होती है, वो ऐसे ही कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। तो इन्होंने लिखा है जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त, यानी जो उसका मुख्य डीएनए है जिसमें इसके मुख्य जीन्स हैं, जो कि इसकी जो बाकी की जो फंक्शंस हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन हैं, उनको बनाने का काम करता है, उस मुख्य के डीएनए के अतिरिक्त इसके अंदर एक और गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वर्तनुमा मिलता है, जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो भाई प्लाज्मिड आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि जीवाणुओं में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक और डीएनए आपको देखने को मिलता है, जो जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड जो है जिन जीवाणुओं में होते हैं, उन जीवाणुओं में इनकी वजह से कुछ विशेष प्रकार के लक्षण आ जाते हैं। लेकिन अगर ये उसके अंदर नहीं भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से एक प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। तो कई बार आपको हम बता देते हैं कि एक जो हमारा प्लाज्मिड होता है उसका नाम होता है आर प्लाज्मिड, है ना। तो आर प्लाज्मिड जो होता है, ये इसका इंग्लिश में मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, ठीक है। तो ये जो आपका जीवाणु, जिस जीवाणु के अंदर हमारा आर प्लाज्मिड मिलता है, ऐसे जीवाणु जो होते हैं वो हमारे जीवाणु को, वो ऐसे जीवाणु जिनमें ये होता है, उनको एंटीबायोटिक दवाइयों का असर नहीं होता है। एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक दवा को उनके ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके अंदर क्या मिल रहा है? आर प्रकार का प्लाज्मिड मिल रहा है। तो उस आर प्लाज्मिड के अंदर कुछ इस प्रकार के जीन्स मिलते हैं, जो जीन उस बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को, उस किसी विशेष एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवा या औषधि के लिए प्रतिरोधी बना देते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि भाई अब ये दवाइयाँ इनके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। तो होता यह है कि जो जीवाणु होता है उसने अपने आप को प्रतिरोधी बना लिया होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वर्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रवर्धन हेतु उपयोगी है। तो हम जब आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि वहाँ कि भाई जो आपका जो प्लाज्मिड होता है, जो प्लाज्मिड का जो डीएनए होता है, वो वर्त जो होता है, गोले में तो होता ही है, तो वो क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर किसी अलग, अगर मतलब बाहर से तुम्हें किसी दूसरे डीएनए को यदि तुम अपने जीवाणु के अंदर डालना चाहते हो तो आप उसको कैसे डालेंगे। तो ये जो आपके प्लाज्मिड होते हैं, इनके अंदर आप, जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है,
तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप किसी दूसरे डीएनए को जुड़वा करके इसको जीवाणु के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, ये अंदर जा करके इसकी कॉपी करना शुरू कर देगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आप सीखोगे अगले साल। ठीक है, तो अभी आप देखिए क्या लिखा है कि केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ आपको झिल्ली मिलेगी। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटों में यूकैरियोटों के अंगक नहीं पाए जाते, ये भी आपको पता है कि राइबोसोम जो ऐसी कोशिकांग है इसकी खुद की कोई कला या झिल्ली नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनमें झिल्ली होती है। तो राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनली या ऐसा अंग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में मिलता है, बाकी जो है दोनों में सेम कुछ भी नहीं मिलता, एक जैसा। फिर लिखा है प्रोकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोट की यह विशेषता उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। तो भाई हम ये बता ही चुके हैं आपको, यहाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, यहाँ केवल क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो वही कोशिका झिल्ली क्या है, अंदर की तरफ को मुड़ करके, जैसे मैं यहाँ अगर आपको बता कर दिखाऊं, जैसे ये लिखा हुआ है ना मीजोसोम। ठीक है, तो ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ को मुड़ के कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे अगर हम कहें इसको माइटोकॉन्ड्रिया से अगर हम रिजेंबल करने की कोशिश करें तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ऐसा होता है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन या कला होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी रहती है, ऐसे ऐसे मुड़ी रहती है ना। तो जो काम इस माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली कला, अंदर वाली जो भी झिल्ली है इस पर चलता है, वही काम यहाँ मीजोसोम का होता है। ठीक है, तो मीजोसोम एक जो उस जीवाणु की जो जीव द्रव्य झिल्ली है वो अंदर की तरफ मुड़ करके कुछ विशेष प्रकार की संरचना बनाती है, वह है। तो यहाँ लिखा है इन्होंने कि भाई प्रोकैरियोट की तरह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशेष विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। यह तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है वह अंतर्वलन मतलब अंदर की तरफ मुड़ करके कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती है जिनको हम कहते हैं मीजोसोम। इनके हम फंक्शन क्या है, इनके कार्य क्या है मीजोसोम के, वो आप आगे देखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कोशिका आवरण और इसके रूपांतर। तो कोशिका का आवरण क्या होता है और इसके रूपांतर क्या होता है, तो ये देख लीजिए। लिखा है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंद कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो सबसे बाहर की तरफ जो होता है कैप्सूल होता है, स्लाइम लेयर होता है। तो अगर ये थोड़ा कठोर होता है थोड़ा सा तो कैप्सूल बोल देते हैं, अदरवाइज अगर इसको ये थोड़ा लिक्विड फ्लूइड टाइप का हो तो उसको स्लाइम लेयर बोल देते हैं। ठीक है, ये बाहर से इसकी कवरिंग होती है। इसके अंदर की तरफ आपको जो दूसरा आवरण मिलेगा, देखो पहला आवरण क्या हुआ है, पहला आवरण तो हुआ है हमारा वो कैप्सूल और स्लाइम लेयर। दूसरा हमारा जो आवरण मिलने वाला है वह होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि भाई 3 तरह के आवरण होते हैं जिनमें से सबसे बाहर की तरफ होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, जिसके पश्चात क्रम से कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद जीव द्रव्य झिल्ली होती है। तो जीवाणु में आपको 3 तरह की मेम्ब्रेन कला मिलती है। हमेशा ही सभी जीवाणुओं में कैप्सूल होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। लिखा है यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, तीनों का काम अपना अलग है लेकिन फिर भी ये इसके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं कि भाई ये जो ग्राम थे इनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो इन्होंने ऐसा क्या बताया था जिससे कि इन दो प्रकार के जीवाणु बन जाते हैं, ग्राम धनात्मक ग्राम ऋणात्मक। तो ये ऐसी बात थी कि एक बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जीवाणु हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन जीवाणुओं के अंदर हमने क्या डाल दिया है, एक डाई डाल दी है जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। क्या डाल दिया है, क्रिस्टल वॉयलेट। फिर क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालने पर क्या हुआ, सारे जीवाणु कैसे होंगे, बैंगनी कलर के हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं जीवाणु कैसे हो जाएंगे, बैंगनी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी आयोडीन डाल देते हैं। आयोडीन डालने से जो कलर है वो थोड़ा पक्का हो जाता है, ऐसा समझिए आप।
इसके बाद ये होता है कि जस्ट इसके बाद आयोडीन डालने के बाद अगर हम इसको अल्कोहल से या फिर एसीटोन से इससे धोएंगे तो कुछ जीवाणु जो हैं रंग छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर कि कुछ जीवाणु अभिरंजित रहेंगे, यानी रंग उनमें रहेगा। कुछ जीवाणु अभिरंजित रहेंगे परंतु कुछ छोड़ देंगे, परंतु कुछ रंग को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां जिन्होंने रंग छोड़ दिया है, ठीक है, जिन्होंने रंग छोड़ दिया है वो, और जिन्होंने नहीं छोड़ा वो, जिन्होंने नहीं छोड़ा वो ग्राम पॉजिटिव हैं यानी ग्राम धनात्मक हैं, जिन्होंने छोड़ दिया वो ग्राम ऋणात्मक हैं। इनको हम एक दूसरी प्रकार की डाई से, जिसका नाम है सैफरानीन, सैफरानीन, इससे रंग देते हैं, जिसके बाद ये पिंक कलर के हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, जिनमें से एक ग्राम धनात्मक और दूसरे ग्राम ऋणात्मक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है कि ग्लाइकोकेलिक्स यानी कि जो बाहर का जो कैप्सूल था, विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होता है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है यानी कि जिसको अपंख परत कहते हैं, तथा दूसरों में यह मोटी और कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जो कि क्या कहलाती है, संपुटिका या फिर कैप्सूल कहलाती है। तो भाई ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पर ये पतली होती है वहाँ इसको अपंख परत यानी कि स्लाइम लेयर, जो हमने पीछे बताया था, स्लाइम लेयर कहलाती है, पतली भित्ति टाइप का। और जहाँ पर कठोर होती है वहाँ पर हम इसको कहते हैं कैप्सूल या फिर संपुटिका। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने से या निपातित होने से बचाती है। तो भाई कोशिका भित्ति जो होती है, अगर आपका जीवाणु किसी ऐसे कंडीशन में आ गया है जहाँ से उसके अंदर पानी भर रहा है या फिर अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो कोशिका भित्ति एक तो उससे बचाती है, दूसरा बाहर से कोई उस पर अटैक कर रहा हो तो उससे भी उसको जीवाणु की कोशिका भित्ति बचा लेती है। लिखा है कि ये सवाल आपसे आएगा तो आप ध्यान रखना। लिखा है कि जीव द्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। तो जो जीव द्रव्य कला होती है, जीव द्रव्य झिल्ली होती है, उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट का, कि कोशिका के अंदर बाहर से क्या अंदर आएगा और अंदर से बाहर क्या आ जाएगा। तो वो ये सेलेक्ट करती है कि क्या चीज़ें अंदर आएंगे, क्या चीज़ें वहाँ से बाहर जाने वाली हैं। लिखा है कि संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक जैसी होती है। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोशिका झिल्ली है, चाहे वो किसी की भी हो, तो वो हमेशा प्रोटीनों की और लिपिड की बनी हुई होती है, वसाओं की बनी हुई होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली की कोशिका में फैलाव से बनी होती है, जिसे मीजोजोम कहते हैं। तो हम पहले भी इसे बहुत बार बता चुके हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि भैया अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन जो लिखा है, कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली जो है, ये क्या कर रही है, अंदर की तरफ को मुड़ करके कुछ अंदर की तरफ अंतर्वलन से इसने अपने एक संरचना बनाई है, जिसको हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं, मीजोजोम। किससे बनी हुई है, झिल्ली से। लिखा है कि यह है, इसके आपसे यहाँ से इसके कार्य पूछे जाएंगे, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मीजोजोम के क्या क्या कार्य होते हैं। ये जो है फैला हुआ भी हो सकता है, पुटिका के रूप में हो सकता है, नलिका के रूप में हो सकता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण एक कार्य इसका हुआ कि एक तो कोशिका भित्ति के निर्माण में यह मदद करता है। दूसरा, जब ये कोशिका का डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, जब एक जीवाणु 1 से 2 होता है तो उससे पहले अपने डीएनए की कॉपी करता है, तो उस समय जब डीएनए के दुगुना या द्विगुणन के टाइम पर यह जो है इससे इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता करता है। तो यानी जब 2 कोशिकाएं बनती हैं एक जीवाणु से, तो उसमें से एक कोशिका के डीएनए को जो कि दुगना हुआ है उसको दूसरी कोशिका में भेजने का कार्य करता है। सबसे मुख्य कार्य है इसका श्वसन का, जो कि आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निभाया
जाता है। स्रावी प्रक्रिया, कुछ स्रावी प्रक्रिया में ये मदद करता है। ठीक है, ये द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र और एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। देखिए, जब झिल्ली जो है वो अंदर की तरफ मुड़ेगी, मान लो अंदर की तरफ मुड़ेगी, तो उसमें क्या होगा, जितने भी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जब उसका सरफेस एरिया यानी जो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइमों की मात्रा भी बढ़ जाएगी और उसके अंदर जो होने वाली अभिक्रियाएं वो भी बढ़ जाएंगी। लिखा है कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। तो देखिए भाई, ऐसा है, कुछ जो आपके जीवाणु जैसे कि नील हरित शैवाल टाइप के जो होते हैं, जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण करने का, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण भाई क्या होता है, अपना स्वयं का भोजन बनाना पौधों की तरह। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब किसी जीवाणु के अंदर क्लोरोफिल की तरह, जिस तरह हमारे पौधों में क्लोरोफिल मिलता है प्रकाश को ग्रहण करने के लिए, तो इस प्रकार के वर्णक मिलते हों। ठीक है, तो जीवाणु, कोई भी जीवाणु या प्रोकैरियोटिक सेल तभी ऐसा कर सकती है जब उसके अंदर क्या हो, नील हरित जीवाणु की तरह वर्णक पाए जाते हों। तो ये वर्णक आपकी जीवाणु में, क्योंकि वहाँ तो अगर आप देखोगे तो वहाँ इस कार्य के लिए प्लास्टिड होते हैं, जैसे लवक होते हैं। जो आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें लवक पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लवक तो नहीं पाए जाते। तो भाई आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर ये जो झिल्ली होती है, अगर मान लो ये कोशिका है, तो इसकी जो अंदर वाली झिल्ली है वो अंदर की तरफ को ऐसे जैसे मीजोजोम बनाता है, इस तरह मुड़ करके ही कुछ संरचनाएं बनाती है, जिनको हम कहते हैं वर्णकी लवक, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटो मतलब रंग देने वाले, PHORE यानी फोर, बॉडी। तो ऐसी कोई बॉडी जो कि कलर देती हो। तो आपको पता है ना, जैसे पत्तियों को हरा रंग कौन देता है, क्लोरोफिल देता है, तो वो उसी का काम है प्रकाश को ग्रहण करना। तो यहाँ भी जो वर्णकी लवक होते हैं, ये वर्णकी लवक आपके झिल्ली के अंदर की तरफ मुड़ने से ही बनते होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यानी जो जीवाणु की कोशिका होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो इस तरह की जो चलती हों, जिनमें कि चलने के लिए फ्लैजिला होती है, जिसको कशाभिका कहते हैं। ठीक है, और एक हमारे ऐसे होते हैं जो नहीं चलते हैं। तो आपके जो गोल जो जीवाणु होते हैं, जिन्हें हम कोकस कहते हैं, तो उनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, जबकि जो दंडाकार जीवाणु होते हैं उनमें आपकी ये कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो इनका काम क्या होता है, जीवाणु को चलाना होता है, मतलब उसका मूवमेंट जो होता है उसमें ये हेल्प करती होती है। लिखा है जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पत्ती संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। तो बाहर उनमें से, जीवाणुओं में से एक स्ट्रक्चर यानी एक संरचना निकली होती है, जो कि कुछ इस तरह की होती है। उसके तीन कुछ पार्ट होते हैं। एक तो उसका होता है आधार वाला पार्ट, ये उसका आधार है, आधार काय इसको कहते हैं। ठीक है, आधार काय। और फिर इसके बाहर जो निकला हुआ एक पार्ट होता है, ये मुड़ा हुआ, इसके बाहर जो होती है ये पूरा फिलामेंट होता है, तंतु। और ये इसका ये वाला पार्ट कहलाता है हुक। तो ये जीवाणु की जो कशाभिका होती है भाई, ये फ्लैजिला होती है, जो कि ये रोटेट करती है, घूमती है। इसके घूमने से क्या होता है, जीवाणु जो है वो आगे पीछे जिधर भी मूव करता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कशाभिकाएं पाई जाती हैं वो जीवाणु के बाहर की ओर मिलती हैं। ठीक है, ये चारों तरफ भी हो सकती हैं, एक सिरे पर हो सकती हैं, दोनों सिरे पर हो सकती हैं, दोनों सिरे पर एक एक हो सकती है, एक तरफ गुच्छे में हो सकती है, दोनों तरफ गुच्छे में हो सकती हैं। ये अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग प्रकार से मिलती हैं। लिखा है जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग होती है, NCERT उसको दिखा नहीं रही है। लिखा है जीवाणु कशाभिका यानी फ्लैजिलम जो इसका होता है, 3 भागों में बटा होता है। तंतु जो बाहर वाला पार्ट है इसका ये, और अंकुश यानी जो हुक कह रहा हूँ मैं वो, और आधारीय शरीर जो आधार का है इसका, जो अंदर की ओर धसा हुआ पार्ट होता है वो। ये जो जीवाणु की फ्लैजिला होती है, ये एक प्रोटीन जिसका नाम है फ्लैजिलिन। तो वही ये फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, लिखा है तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ, यह कोशिका से बाहर फैला होता है। जीवाणुओं के सतह पर पाए जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। यानी कुछ जो होती हैं, कुछ संरचनाएं और मिलती हैं जीवाणु की सतह पर। अगर मान लो हम कहें कि भाई जो हमारा एक जीवाणु होता है, सपोज करो वो ऐसा है, ये हमारा जीवाणु है,
ठीक है। तो इसके बाहर की तरफ यहाँ तो मान लो बड़ी सी क्या है, फ्लैजिला है, बहुत बड़ी सी, इसका मूवमेंट करने का हेल्प करती है। इसके बाहर कुछ आपको छोटी छोटी कुछ इनमें भी थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी इस तरह की आपको और संरचनाएं मिलती होती हैं, तो जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं फिम्ब्री, या फिर इसको छोटे वाली कहते हैं पिलाई। तो पिलाई और फिम्ब्री दो मिलती हैं। तो फिम्ब्री का और पिलाई का जो काम होता है वो अटैचमेंट का होता है, किसी सतह पर जुड़े रखने के लिए ये उसमें मदद करती होती हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। तो भाई विशेष प्रोटीन का जो नाम होता है उसका पिलीन होता है। क्या होता है? पिलीन प्रोटीन। फिर लिखा है कि झालर लघुशंख जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर निकले होते हैं। तो ये जीवाणुओं में उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों से पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करते हैं। तो ये आपसे पूछेंगे कि झालर का क्या कार्य है। देखिए झालर आपसे नहीं शायद से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे फिम्ब्री। मेडिकल में आपको ये झालर शब्द तो नहीं मिलेगा, फिम्ब्री मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फिम्ब्री और ये जो रोम होता है इसको बोलते हैं पिलाई। ठीक है। तो पिलाई और इनका काम जो होता है वो क्या होता है? अटैचमेंट का काम होता है। तो पिलाई जो है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने में भी काम आती है। इसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम यानी वह अंतर्विष्पिंड। तो भैया जो कुछ इसके अंदर, अंतर्विष्पिंड का मतलब तो कुछ कुछ जो आपकी जीवाणु कोशिका होती है ना, तो उसके अंदर कुछ कुछ छोटी छोटी जो है कोशिकांग टाइप के, मतलब वैक्यूल जिनको कहते हैं, वो मिलती है। उनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें स्टोर रहती हैं और एक चीज़ होती है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में कैसा है। देखो राइबोसोम की जो है दो इकाई होती हैं। एक तो बड़ी इकाई देख रहे हैं ना, बड़ी लार्ज वाली, और एक छोटी वाली, दो होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी उप इकाई को हम कहते हैं 30S 30S, और जो बड़े वाली उप इकाई होती है उसको हम कहते हैं 50S। तो 50S और 30S को आप 80S मत कर देना भाई, 50 30 क्या होते हैं? 70S होते हैं। तो ये S क्या है ये भी आपको बाद में जाके पता चलने वाला है कि भाई S क्या होता है। ठीक है। ये वो कोफिशिएंट है, वो जो इनकी मापक जिससे इसको मापते हैं, जैसे किलोग्राम मापते हैं ना, तो इस तरह इनको सेवडबर्ग यूनिट होती है एक, उससे मापा जाता है। तो हम आगे बताएंगे कैसे मापते हैं। तो यहाँ आपको मिल रहा है कि भाई एक राइबोसोम जो होता है उसके दो सब यूनिट होती हैं, दो उप इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से एक 50S और एक 30S होती है। अगर आपको और जानना है तो भाई क्योंकि जो आपका राइबोसोम होता है वो rRNA यानी राइबोसोमल RNA और प्रोटीनों का बना होता है। तो उसमें राइबोसोमल RNA में छोटे वाली के अंदर 16S RNA होता है, बड़े वाली के अंदर 23S RNA होता है और 5S RNA होता है, और कुछ प्रोटीनें होती हैं। इसमें भी कुछ प्रोटीनें होती हैं। इसका काम आपका होता है प्रोटीनों का फॉर्मेशन करना, बनाना, प्रोटीनों का फॉर्मेशन करना, बनाना। यानी ध्यान रखना, प्रोटीन फैक्ट्री अगर पूछा जाए तो राइबोसोम ही क्या होता है? वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है। लिखा है प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोकैरियोट में जो होते हैं राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ना भूल जाना। ठीक है। एंड ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं और दो उप इकाइयों में बटे होते हैं, 50 और 30 की बनी होते हैं, जो आपस में मिलकर 70S हो जाती हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइबोसोम जो होते हैं उसके ऊपर प्रोटीनों का क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीनों का क्या होता है? संश्लेषण होता है। प्रोटीनें यहाँ पर बनती होती हैं। जब आपका जो DNA होता है, जो आपका DNA कहाँ छुपा रहता है? यहाँ बैक्टीरिया में तो जीवाणु में तो वहीं पड़ा रहता है। तो उस DNA से जो कॉपी होकर RNA आता है, वो RNA जिसको हम संदेशवाहक RNA कहते हैं, मैसेंजर RNA कहते हैं, ये RNA DNA की इन्फॉर्मेशन को लेकर के राइबोसोम के पास आता है। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? प्रोटीनों का निर्माण होता है एमिनो अम्लों की सहायता से। तो यदि आपका जो mRNA है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? मैसेंजर RNA कह रहे हैं, तो यदि आपका मैसेंजर RNA जो कि आपका कहाँ से आया होता है? आपका DNA से बनकर आया होता है। सपोज करो ये मान लो आपका DNA था, तो इसके DNA की एक कॉपी होती है, अनुलेखन इसको बोलते हैं। तो अनुलेखन के बाद ये आप 12वीं कक्षा में जानेंगे अनुलेखन क्या है। तो ये DNA की जो कॉपी होती है, तो DNA कॉपी एक RNA में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। फिर ये RNA आपका यहाँ आता है बाहर राइबोसोम के पास। तो अगर इसके ऊपर जो है लगातार ही 5 से 6 7 तक राइबोसोम लगे हों इस प्रकार से कंटिन्यू, ठीक है, तब इस संरचना को हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। ठीक है। पॉलीसोम या फिर कोई कहता है पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम।
ठीक है। तो ये आपसे पूछ लेते हैं कि पॉलीराइबोसोम्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना है कि जब जो हमारा mRNA है यानी संदेश वाहक जो RNA है वो उसके साथ में बहुत सारे राइबोसोम्स लगे रहते हैं 5 6 7 तक, जो कि क्या निर्माण कर रहे होते हैं, प्रोटीनों का निर्माण कर रहे होते हैं। तो उस समय हम इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीजोम। तो यहाँ देखो लिखा है क्या कि जिसमें बहु राइबोसोम्स होते हैं और अथवा बहुसूत्र कहते हैं उसी को ही पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम्स। तो बहुसूत्र का राइबोसोम संदेश वाहक RNA से संबंध होकर प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब ये एक ही प्रोटीन बनानी होती है तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई एक राइबोसोम लगेगा और फिर वो एक प्रोटीन बनाएगा। तो लगातार अगर एक ही जैसी कॉपी करनी है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेल करते हैं जीवाणुओं की राइबोसोम को इकट्ठा ही जोड़ लेते हैं कहीं कहीं को साथ में ही। ठीक है। फिर है लास्ट इसका पार्ट अंतर्विष्ट पिंड। तो अंतर्विष्ट पिंड जो है वो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए कोशिका के पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा गिरे नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ये झिल्लियों के द्वारा गिरे हुए नहीं होते हैं, इनके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती और ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। इनमें की फॉस्फेट कणिकाएं जो कि फॉस्फेट को स्टोर करती हैं, साइनोफाइसिन कणिकाएं जो कि कुछ वर्णक पदार्थों को स्टोर करती हैं, ग्लाइकोजन कणिकाएं जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं। तो गैस राजधानी नील, हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। तो गैस राजधानी कहाँ मिलती है सवाल आएगा, तो आप बताना नील, हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु कोशिकाओं में मिलती होती है। तो यहाँ तक का हमारा इस चैप्टर का जीवाणु वाला पार्ट था। तो इसके बाद जो शुरू होने वाला है वो यूकैरियोटिक सेल शुरू होगी। तो अगली वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते होते हैं। ध्यान रखना, वीडियो की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, लगातार चलती रहेगी, बस आपका काम है पढ़ते रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है। इससे संबंधित कोई नोट्स कुछ और चाहिए होता है तो आप मुझे बता देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।